दोस्तों मैं हूं आज मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उसकी पोती काफी बेचैन थी। उसके ऊपर उन्हें लगता था कि वो इतनी समझदार और जिम्मेदार नहीं है। इसके कारण मौर्य अर्जुना बहुत दुखी थे। आखिरकार उनके दादाजी होने का क्या फायदा जब वो अपनी पोती की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। ये मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हमेशा याद रखना जब तक मैं जिंदा हूँ तक तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मौर्य अर्जुना ने उससे कहा। यह सुनकर देविका का चेहरा खुशी से खिल उठा। शुक्रिया दादाजी, देविका ने कहा। मौर्य अर्जुना ने कहा, हम एक परिवार हैं, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर उसे वाकई में दवाइयों में दिलचस्पी है तो ये उस लफंगे राजकुमार तरुण के बारे में सोचने से तो बेहतर ही है। मैं सेवकों से कहकर तुम्हारे लिए दवा दारू की किताबों और जड़ी बूटी का इंतजाम करवाता हूँ। अगर किसी भी चीज की कमी हो तो बस हरि चाचा को कह देना, उन्होंने देविका से कहा। हरिवंश मित्तल यानी कि हरि चाचा मौर्य महल का एक अहम हिस्सा है। बचपन से ही वो मौर्य अर्जुना के साथ रहे और मौर्य अर्जुना के बाद मौर्य सेना पर पहले उन्हीं का अधिकार था। लेकिन मौर्य सेना का संचालन देविका के पिता को सौंपने के बाद उन्होंने अपना ध्यान महल की देखभाल करने में लगा दिया। दोपहर से पहले ही हरि चाचा ने सेवकों से कहकर दवा दारू की किताबें और जड़ी बूटियां भिजवा दी। देविका का कमरा जल्द ही दवा दारू की किताबों और जड़ी बूटियों से भरे बक्सों से भर गया था। मौर्य अर्जुना ने यह भी आदेश दिया था कि उसके आंगन के पास वाले कमरे को एक दवा खाने में बदल दिया जाए। सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं ये देखने के लिए हरि चाचा कमरे में आए और थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। देविका ने पास रखी कुछ किताबों को खोलकर देखा। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने वो किताबें अपनी जगह पर रख दी। भले ही भेजी हुई किताबें सबसे अच्छी किस्म की ना हो, लेकिन वो भी बहुत कम पाई जाने वाली किताबें थीं। उसे एक बार पढ़ने के बाद देविका सब कुछ याद कर पाई और किताब में लिखे इलाज से भी ज्यादा बेहतर इलाज के बारे में वो बता सकती थी। उन बेवकूफ डॉक्टरों से मिलने के बाद वो इस दुनिया में दवा दारू की तरक्की को देखकर निराश थी। उसे ये जानने की जरूरत थी कि क्या इस दुनिया के इलाज और जड़ी बूटी उसकी दुनिया से अलग थे। हालांकि कुछ समानताएं थी, लेकिन अपनी दुनिया और इस दुनिया की दवाइयों और जड़ी बूटियों का मेल करने का उसका ख्याल काफी डरावना था। एक ही दिन में वो सब कुछ समझ गई थी। इन किताबों में हर तरह की दवाई और जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी और थोड़े ही समय में उसे सब समझ आ गया था। वो छोटी काली बिल्ली दवाखाने में घूम रही थी। उसने पूछा, शुरू कहाँ से करने वाली हैं आप? दवाखाने वाले कमरे में जड़ी बूटी और दवाइयों की खुशबू छाई हुई थी। वो काली बिल्ली उस समय की याद कर रही थी जब उसकी मालकिन जड़ी बूटी और किताबों से भरे एक ऐसे ही कमरे में बैठा करती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, देविका ने उसे जवाब दिया। उसने उस छोटे कमल को बाहर निकाला। अपने दादाजी और गौरव मौर्य के शरीर को ताकतवर बनाने के लिए उसे छोटे कमल के फायदे के बारे में सब कुछ जानना होगा। वो छोटा कमल बिल्कुल किसी रानी के ताज में लगे हीरे की तरह दिख रहा था। उसकी हर एक पेटल काफी नाजुक और सुंदर लग रही थी। देविका उसकी खूबसूरती को देखती जा रही थी। उसने एक छोटा कमल का बीज निकाला और खा लिया। इसके असर की जांच खुद पर करने से बेहतर और क्या हो सकता है। शुरुआत उसकी हड्डियों में हल्के हल्के दर्द से हुई और जल्द ही उसे खुजली जैसा महसूस होने लगा। उसकी आंखें नम हो गई। जैसे जैसे दर्द हर एक मिनट में बढ़ता गया, हल्की हल्की खुजली से अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हड्डियों पे वार कर रहा है। वो जल्द ही पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। ये दर्द चाकू से बार बार वार होने से भी ज्यादा बुरा था। 1 घंटे तक दर्द सहने के बाद उसे आखिरकार आराम मिला। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। वो पसीने और किसी काले रंग की कोई चिपचिपी द्रव्य से भीग चुकी थी। दर्द खत्म होने के बाद उसने एक राहत की सांस ली। उसने अपने हाथों पर लगे अपने शरीर से निकली गंदगी को देखा। वो छोटा बच्चा सच बोल रहा था। उसने कहा, जैसे वो अपने शरीर में हुए परिवर्तन को महसूस कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियां मजबूत हुई हैं और उसे उसका शरीर बहुत हल्का लगने लगा। इस दुनिया में अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअल पावर को जगाना है तो उसका शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को जगाने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसका ध्यान अपने शरीर को मजबूत करने में लगा था। इससे पहले कि वो आगे कुछ करे, अब जब उसका शरीर मजबूत हो गया है तो उसने सोचा वो आगे क्या कुछ नहीं कर सकती। इतना दर्द सहने के बाद और उसके असरदार फायदे खुद महसूस करने के बाद उसके मन में अब कोई शक नहीं था। वो मौर्य अर्जुना और गौरव मौर्य का इलाज करने के लिए तैयार थी। समय आ गया था कि उनका शरीर मजबूत करके मौर्य महल को उसकी असली जगह पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से महाराज ने इतने अभिमान से व्यवहार किया था वो ये था कि मौर्य महल का कोई उत्तराधिकारी नहीं था।
गौरव मौर्य अपाहिज थे और उनके मुताबिक देविका किसी काम की नहीं थी। मौर्य महल के अंधेरे भविष्य की वजह से सभी उनके प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे थे। अगर मौर्य अर्जुना और गौरव मौर्य की सेहत पहले से बेहतर हो गई तो किसी की भी उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होगी। मौर्य अर्जुना और मौर्य सेना के दुश्मनों के लिए सिर्फ एक ही अंजाम होगा, मृत्यु। इस पूरे दौरान देविका अपना पूरा वक्त अपने आंगन से दवाखाने तक इधर उधर जाने में लगा रही थी। वो अपने शरीर को पौष्टिक आहार की मदद से और ताकतवर बनाने की कोशिश में जुट चुकी थी। उसका चेहरा अब निखरने लगा था। मौर्य अर्जुना परेशान थे कि उनकी पोती का ये नया रूप बस कुछ ही दिन तक रहेगा, लेकिन वो ये सुनकर हैरान थे कि देविका अब भी अपने दवाखाने में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर निखार देखकर वो बहुत खुश थे। रायवंश के महल को अब तक मौर्य महल से कोई जवाब नहीं मिला था और न ही कोई विरोध। ये जानकर महाराज के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। मौर्य महल को बदनाम करने का इतना अच्छा अवसर वो कैसे जाने दे सकते हैं। वर्षों तक मौर्य महल ने अपनी सेना की ताकत से सब पर राज किया था और अब उनकी बर्बादी होते देखकर महाराज बहुत खुश थे। खुद के निजी स्वार्थ के लिए देविका ने मौर्य सेना का गलत इस्तेमाल किया था। ये अफवाह राज्य के बाहर भी आग की तरह फैलने लगी। इस पूरे समय मौर्य अर्जुना उस रहस्यमय लोगों के बारे में सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो देविका का नाम इन सब में से मिटा सके। उन्हें हालांकि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनसे कुछ छिपाया जा रहा हो। राजकुमार तरुण के सभी सैनिकों पर हुए हमले के बाद उनके मरे हुए शरीर कई हिस्सों में बटे थे और उनसे ये भी कहा गया था कि राजकुमार तरुण अपने दुश्मनों से लड़ते हुए बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन किस तरह के घाव या किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, इसकी जांच करने के लिए उन्हें अधिकार दिया नहीं गया। ये साफ था कि रायवंश उनसे कुछ कीमती सुराग छिपा रहे थे ताकि वो उनकी जांच की गति रोक सके, जिसके कारण देविका की इज्जत पर आंच आ जाए। सुबह से लेकर रात तक मौर्य अर्जुना सुराग की तलाश करने में व्यस्त थे। दूसरी ओर सूर्यांश महल में बहुत कम नजर आते थे। मौर्य महल में बचे थे सिर्फ गौरव मौर्य और देविका। एक सेवक गौरव मौर्य को आंगन में बने कमल के तालाब में खिले हुए कमल को देखने के लिए कह रहा था, लेकिन गौरव मौर्य का कुछ भी देखने का मन नहीं था। कदमों की आहट सुनते ही गौरव अपनी बैसाखी के सहारे पीछे मुड़े और देविका को उसकी ओर आते हुए देखा। गौरव ने चिढ़ते हुए पूछा, तुमने आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकलने का सोच ही लिया? हाँ? जब से मौर्य अर्जुना ने देविका को पढ़ने की इजाजत दी थी तब से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बस दवाखाने जाने के लिए वो बाहर निकलती थी। उसका ऐसे यहाँ आना रोज रोज की बात नहीं थी। देविका अपने मुस्कुराते हुए चाचा की ओर गौर से देख रही थी। इन कुछ दिनों में उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। कमल के बीज और आंसुओं ने उसके शरीर को मजबूत बना दिया है। वो अब भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को जगा नहीं पाई है, लेकिन उसके कदम पहले से बहुत हल्के हो गए हैं। किसी को भी उसके होने का एहसास नहीं होता अगर वो उनके करीब ना खड़ी हो, और इसलिए वो थोड़ी चौंक गई थी जब गौरव मौर्य को उसके कदम इतने दूर से सुनाई दिए। वो आंगन में जब आई तब गौरव मौर्य तालाब की ओर देख रहे थे। जैसे ही उसके कदम बढ़े, गौरव को तुरंत पता चल गया था कि वो किसके कदम थे। उनके कान बहुत तेज हैं। चाचा, आपके पैर युद्ध के दौरान घायल हो गए थे? देविका ने उनसे पूछा। देविका अपने चाचा से जुड़ी यादों को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि गौरव मौर्य हमेशा से ही बैसाखी के सहारे चलते हैं और वो अपने पैरों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, सिवाय एक बार परिवार के साथ हुई दावत के वक्त जब उन्होंने कहा था कि उनके पैर युद्ध में घायल हो गए थे। गौरव मौर्य ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ। देविका ने पूछा, ये कोई मामूली चोट नहीं है ना? देविका को पता था कि ये चोट सिर्फ किसी युद्ध के कारण नहीं हुई थी। जब वो घायल थे तब उनका इलाज करने के लिए दुनिया भर से डॉक्टर आए थे। जब देविका पहाड़ से गिरी थी तब उसके घाव भी बहुत गंभीर थे और उसकी हड्डियां भी टूटी हुई थी, लेकिन 1 महीने के अंदर वो फिर चल सकती थी। तो बस एक युद्ध के कारण ऐसा संभव नहीं है कि गौरव मौर्य फिर कभी नहीं चल पाए। जहर था। मेरे दुश्मनों ने मुझे जहर से मारने की कोशिश की थी। अगर तुम्हारे दादाजी नहीं होते तो शायद आज तुम मेरे चाचा से बात नहीं कर रही होती। उन्होंने रायवंश के सम्राट को मेरा इलाज करने के लिए मनाया था। गौरव ने अपनी कमर पर लगे भयानक चोट के निशान को दिखाते हुए कहा। हालांकि इस घाव को 1 दशक से भी लंबा समय हो गया था, लेकिन उसके आसपास अब भी हल्का नीला रंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। रायवंश? देविका ने उनसे पूछा। तुम्हारे दादाजी ने परिवार के विरासत के बदले उनसे मदद मांगी थी, गौरव ने समझाते हुए कहा। वो अपनी भांजी और रायवंश की तेजाश्री के बीच दुश्मनी के बारे में सोच रहे थे। पहले जब देविका ने उनसे पढ़ने की बात की थी तब वो उससे रायवंश में जाकर पढ़ने की सलाह देने वाले थे, क्योंकि दवा दारू के लिए रायवंश बहुत मशहूर है। लेकिन राजकुमार तरुण और तेजाश्री के वहां होने के कारण
उसका वहां जाना उचित नहीं होगा। मुझे आपके पैर देखने दीजिए, देविका ने उनसे पूछा। गौरव मौर्य ने उसकी बात मान ली। गौरव मौर्य के पतले और कमजोर पैर थे। एक समय पर उनके ये पैर बहुत मजबूत और ताकतवर थे, लेकिन अब उस युद्ध के बाद बचे थे सिर्फ उनके ये कमजोर पैर। एक दशक से भी ज्यादा तक अपने पैरों का इस्तेमाल न होने पर उनके पैर सिकुड़ गए थे और उनका शरीर अलग सा दिखने लगा था। देविका ने उनके पैरों को कुछ जगहों पर दबाकर पूछा, क्या आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? कभी कभी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, उन्होंने जवाब दिया। पैरों की जांच करने के कुछ देर बाद देविका ने पूछा, चाचा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। देविका अपने आजू बाजू देख रही थी जब उसकी नजर कमल के तालाब पर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। ये कमल के फूल कितने सुंदर हैं। उदाहरण के तौर पर इन खिले हुए कमल को ही ले लीजिए। उन्होंने गौरव से पूछा, क्या आपको कमल के बीज खाने पसंद है? गौरव मौर्य ने कहा, हाँ कभी कभी खा लेता हूँ। मैंने कल ही कुछ बीज उठाए थे, मेरे हिसाब से उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या आप उन्हें चखना चाहेंगे? देविका ने उनसे पूछा। क्यों नहीं, जरूर, आखिर तुम इतने प्यार से मुझसे पूछ रही हो, गौरव ने कहा। उसकी छोटी भांजी अब कितनी समझदार हो गई है। अगर पहले उसने ये कमल के बीज उठाए थे तो सबसे पहले वो इन्हें राजकुमार तरुण को चखाती। चाचा, अपना मुंह खोलिए, उसने कहा। गौरव मौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहती है, लेकिन क्योंकि वो उसकी प्यारी भांजी है तो उन्होंने उसकी बात सुनकर अपना मुंह खोला। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, देविका ने तुरंत वो कमल के बीज उनके मुंह में डाल दिए और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, देविका ने उनका मुंह बंद कर दिया। उसने उनका सिर ऊपर उठाया ताकि वो बीज को निगल सके। गौरव मौर्य की आंखों से लगभग आंसू आने लगे थे। उन्हें लगा कि देविका समझदार हो गई है, लेकिन उसकी ये हरकत देखकर वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। देविका को अपनी दवाई देने के तरीके पर दोष नहीं दे सकते थे। जब भी उसके मरीज दवाई लेने से इनकार करते, तब वो इसी तरह उनको दवाई खिलाती थी। भले ही उसका ये तरीका थोड़ा कठोर है, लेकिन असरदार है। ये स्वादिष्ट है ना? देविका ने उनसे पूछा। गौरव मौर्य हक्के बक्के रह गए। उसने बस उनसे वो बीज निगलवा ली थी। आखिर उसे चखने का मौका मिला ही कब? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है, उन्होंने देविका से कहा। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो उसे करना था वो करने के बाद वो वहां से चली गई। गौरव मौर्य उसके इस बर्ताव को देखकर बहुत हैरान थे। ये लड़की यहाँ तक आकर इतनी सी बातचीत करने के बाद बस उसे कमल के बीज खिलाने आई थी। आपके शरीर में अभी थोड़ा जहर है, क्योंकि कमल के बीज ठंडे होते हैं। तो क्या मैं आपके लिए गर्मा गर्म कुछ पीने के लिए लेकर आऊं? वो सेवक जो इतनी देर से उनके पीछे खड़ा था, उसने गौरव मौर्य से पूछा। पास से देखा जाए तो वो बहुत लंबा और मजबूत दिखने वाला आदमी था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक सेवक है। गौरव मौर्य ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक मामूली कमल का बीज है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। उस आदमी ने उन्हें अपने ख्याल जताते हुए कहा, आजकल छोटी मालकिन बहुत अलग व्यवहार कर रही हैं। तब से वो अपनी देखरेख एक दशक से भी ज्यादा समय से करते आए हैं। उन्होंने देविका को बड़े होते हुए देखा था। उन्हें देविका से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि वो बहुत घमंडी और गुस्से वाली स्वभाव की थी, और इसीलिए उन्होंने जब देविका को देखा तब उन्होंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। तुम्हें भी ऐसा लगता है? गौरव ने सेवक से पूछा। वो एक गहरी सोच में पड़ गए और उन्होंने अपने ख्यालों में खोकर कहा, अब जब मैं उसे देखता हूँ तब मुझे भाई की याद आती है। मजाक मत कीजिए, कुछ चीजों की तुलना नहीं की जा सकती, उस सेवक ने कहा। वो गौरव मौर्य की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।